हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस। लेट अस कंसीडर अ सर्किट हैविंग ए डीसी सोर्स। अब इसमें डायरेक्ट करंट लगा हुआ है, मतलब बैटरी, एंड एन इंडक्टेंस या कैपेसिटर लगा है इन ए सीरीज विद द रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर लगा है और बैटरी। व्हेन ए सोर्स इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही सोर्स को लगाया जाता है बैटरी में, स्विच ऑन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड स्टार्ट, और एनर्जी जो है स्टोर होनी स्टार्ट हो जाती है, जमा होने लगती है कैपेसिटर के अंदर, एंड सर्किट वोल्टेज एंड करंट बिल्टअप, और धीरे धीरे करंट भी बनने लगता है, सब कुछ काम होने लगता है। एनर्जी स्टोर होने लगेगी, करंट बहने लगेगा, वोल्टेज बना हुआ होता है, सब काम होते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे। व्हेन कैपेसिटर और इंडक्टर हैज स्टोर्ड द एनर्जी टू इट्स फुल वैल्यू। अब कैपेसिटर आपका वही पूरा चार्ज हो गया, तो क्या होगा कि द सर्किट वोल्टेज एंड द करंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। जब वो फुली चार्ज हो गया तो अब सर्किट के अंदर ना वोल्टेज ना करंट कुछ नहीं बदलेगा, वो समय के साथ चेंज नहीं होगा एनीमोर, एंड सर्किट इज सेड टू हैज़ एक्वायर, और सर्किट कहलाएगा उसने एक्वायर कर लिया है अपना स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। यही जो स्टेट होगी, अवस्था होगी, वो स्टडी स्टेट कहलाएगी, स्थिर हो गया, करंट बढ़ना या घटना सब बंद हो जाएगा। व्हेन सोर्स इज स्विच्ड ऑफ, अब आपने सोर्स को बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है उसका पोटेंशियल ख़त्म हो गया, उसमें करंट बहना एकदम बंद हो जाएगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर या कैपेसिटर रिलीज ग्रेजुअली। अब जैसे ही वो बंद हुआ, स्विच जैसे या सोर्स जैसे ऑफ हुआ, तो क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर हुई हुई थी कैपेसिटर में वो धीरे धीरे रिलीज होनी हो जाएगी, एंड इट डज नॉट परमिट द सर्किट वोल्टेज एंड द करंट टू फॉल एब्रप्टली टू द ज़ीरो। ये एकदम तेज़ी के साथ उसको ज़ीरो नहीं होने देगी। जैसे आपका लाइट भागती है तो टीवी में जो लाइट जलती हुई होती है लाल रंग की, या जिस रंग की भी हो आपकी टीवी में, वो धीरे धीरे ऑफ होती है, एकदम लाइट बंद होते ही। तो उसमें कैपेसिटर जो है वो पहले फुल चार्ज था, अब वो लाइट भागते ही कैपेसिटर से चार्जिंग आने लगती है उसमें, और वो एकदम ज़ीरो नहीं होता, धीरे धीरे ज़ीरो होता है। कहता है बट टेक ए फाइनाइट टाइम, ज़ीरो होने में कुछ फाइनाइट टाइम लेता है, एब्रप्टली नहीं होता, एकदम ज़ीरो हो जाए ऐसा संभव नहीं। द एंटायर प्रोसेस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, और हमने इस प्रोसेस को फॉलोइंग फिगर में शो कर रखा है। ड्यूरिंग स्टोरेज या डिके, ये DECAY है, डिके मतलब कम होना, स्टोर मानी जमा होना, ऑफ द एनर्जी ऑफ द सर्किट इज सेड टू बी ट्रांजिएंट स्टेट। जिस वक्त एनर्जी बढ़ रही है, मतलब एनर्जी स्टोर हो रही है, अभी फुल नहीं हुई है, और एनर्जी निकलने लगे, डिके होने लगे, मतलब फुल स्टोरेज में से कैपेसिटर की एनर्जी वापस आने लगे, उस टाइम को डिके बोलेंगे। तो वो जगहें जब एनर्जी बढ़ रही है और या डिके हो रही है, वो ट्रांजिएंट स्टेट कहलाती है, बीच की अवस्था। जैसे स्विच यहाँ पे आपने स्विच ऑन किया, एनर्जी धीरे धीरे स्टोर होनी शुरू हो गई, ये देखिए, और फिर एनर्जी पूरी स्टोर हो गई, तो अब ये स्टडी स्टेट हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, I और V की वैल्यू अब कांस्टेंट हो चुकी है। और जैसे ही यहाँ पे स्विच आपने ऑफ किया, एकदम जो करंट है वो डाउन होगा, लेकिन एकदम ये नहीं होगा कि फट से नीचे को गिर जाए, ज़ीरो हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, स्विच तो हो गया, बैटरी नहीं लगी है, लेकिन जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो धीरे धीरे वापस आने लगेगी, तो करंट धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगा, फिर कहीं जाके ज़ीरो होगा। लिखा है ऑल एनर्जी एग्जॉस्टेड, यहाँ पे सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। ये तो टाइम लिखा है, टाइम के साथ इस वाले एक्सेस पे टाइम है, इधर I और V है। यहाँ स्विच ऑन था, ये ट्रांजिएंट अवस्था है, ये ट्रांजिएंट अवस्था है, ट्रांजिएंट स्टेट, ये भी ट्रांजिएंट स्टेट है, ये स्टडी स्टेट है कि जिस वक्त फुली चार्ज है वो बिल्कुल रुका रहेगा। ये मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी स्टोर टू द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हो गई। अब देखिए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ एन RC सर्किट। अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा, देखिए आपको बोला गया था कि बैटरी लगी हुई है और उसमें रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर लगा है। जैसे ही O और M को अटैच कर देंगे, फ़ौरन चार्जिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, और जब फिर जब फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद O से N को जोड़ देंगे तो ऊपर वाले सर्किट में डिस्चार्जिंग होगी। खैर अभी पढ़ेंगे आप ये सब। देखिए अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ एन RC सर्किट। लेट ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस R, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C अलॉन्ग विद ए बैटरी ऑफ EMF E, ठीक है, एंड ए टू वे की। फिगर में देखिए, फॉर चार्जिंग द कंडेंसर O इज़ कनेक्टेड टू M, मैंने बताया ना, O जो है वो M से कनेक्ट हो जाएगा चार्ज करने के लिए। वाइल डिस्चार्जिंग OM इज़ ब्रोकन अप, मतलब यहाँ से तोड़ देंगे और ये ON ऊपर जोड़ देंगे।
वो सब बहुत सारी लाइनें होंगी वहाँ पे। चार्जिंग के लिए O और M को जोड़ेंगे और जब फुली चार्ज हो जाएगा तो OM को तोड़ के O से N को जोड़ देंगे ताकि डिस्चार्जिंग होने लगे। देखिए अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर व्हेन O इज कनेक्टेड टू M, O से आपने M को जोड़ दिया। बेटा मेरी पानी की बोतल दे। देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज या करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटर इज चार्ज स्लोली। क्या क्या आपने कि व्हेन O इज कनेक्टेड टू M तो देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो है वो या करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा रेजिस्टेंस R से होता हुआ और कैपेसिटर से, और कैपेसिटर में जाके चार्ज जो है वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा। एज करंट फ्लोज कंटिन्यूसली द चार्ज ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड बाय द कंडेंसर अपोजिट द इंक्रीज ऑफ चार्ज। ये बड़ी ख़ास बात है। देखिए जैसे जैसे बैटरी जोड़ी आपने, जैसे ही करंट बहना शुरू हो गया और कैपेसिटर चार्ज होने लगा, इसकी प्लेटों पर प्लस और माइनस चार्ज जमा होने लगता है, तो इसके भी प्लस और माइनस जो है यहाँ पे भी एक विभवांतर बन जाता है। लेकिन ये बैक ईएमएफ होता है, ये बैटरी के ईएमएफ का, विद्युत वाहक बल का, बैटरी के विद्युत वाहक बल का ये विरोध करता है। और जितना ये ज़्यादा होता चला जाएगा विरोध उतना बढ़ता चला जाता है। शुरू में करंट बहुत तेज़ी से बहेगा, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेटों पर यहाँ पे चार्ज जमा होने लगता है, ये बैक ईएमएफ बनाता है और ये करंट के बहने को, करंट के चलने को थोड़ा स्लो करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बैक ईएमएफ बन जाता है। ये बैटरी के ईएमएफ को कम करने लगता है और करंट धीरे धीरे कम होने लगता है। और जिस वक्त कैपेसिटर पे इतना चार्ज जमा हो जाए, फुली चार्ज हो जाएगा, वो बैटरी के ही ईएमएफ के बराबर इसकी प्लेटों के ऊपर ईएमएफ बन जाता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर भी उतना ही बन जाता है जितना बैटरी का होता है। तो उस टाइम पे, और वो बैक होता है उल्टा, उस टाइम पे करंट बहना इसमें बंद हो जाएगा। उसी टाइम को कहते हैं स्टेडी स्टेट आ गया और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। यही नीचे लिखा हुआ है। कहता है एज द करंट फ्लोज कंटिन्यूसली द चार्ज ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड बाय द कंडेंसर, ये अपोज करने लगता है increase of charge का, that is back EMF is set up by the plates of the condenser during the charging. As the battery maintains the continuous flow of charge, the condenser gradually goes on accumulating charge. Accumulate कहते हैं जमा करने को, ये धीरे धीरे चार्ज को जमा करता रहता है। And so back EMF, that is the PD, potential difference between the plate of the condenser increased continuously. This reduced the flow of the current. और ये फ्लो ऑफ द करंट को कम कर देता है। आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, कहानी समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे धीरे धीरे चार्ज जमा होगा, बैटरी का चार्ज जैसे जैसे, मतलब बैटरी जैसी जोड़ेंगे सर्किट में, उससे करंट बहेगा। करंट क्या करेगा, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में चार्ज को जमा करेगा और वो चार्ज जो जमा हो रहा है वहाँ पे वो बैक ईएमएफ बनाएगा। वो करंट के बहने का विरोध भी करता है और करंट को कम भी करता रहता है। एक पल ऐसा आएगा कि इतना चार्ज जमा हो जाएगा कि वो बिल्कुल बैटरी से आने वाले करंट को रोक देता है। कहता है द चार्जिंग करंट रिड्यूसेस टू ज़ीरो व्हेन बैक ईएमएफ बिकम इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड किसका ईएमएफ है? बैटरी का। जब वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा तब चार्जिंग करंट, मतलब बहने वाला करंट जो कैपेसिटर की प्लेटों को चार्ज कर रहा है, वो उस वक्त ज़ीरो हो जाएगा। दस चार्जिंग ऑफ कंडेंसर इन्वॉल्व वेरिंग करंट विच इज़ मैक्सिमम। तो इसका मतलब जो शुरू में करंट था, जो जिसे चार्जिंग करंट कह रहे हैं, शुरू में तो अधिकतम था, बहुत तेज़ी से बहता है जैसी बैटरी जोड़ते हैं आप सर्किट से, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है और अंत में ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वेरिंग करंट है इसके अंदर। इज़ मैक्सिमम एट स्टार्ट एंड रिड्यूसेस टू ज़ीरो व्हेन कंडेंसर इज़ फुली चार्ज। लेट अस सपोज दैट आफ्टर द टाइम t, द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब चार्जिंग के प्रोसेस के t समय के बाद, चार्ज ऑन द कंडेंसर इज q, चार्ज हो रहा है, अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है कि ये q चार्ज जमा हो चुका है। तो अभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना, ऊपर तो हमने पढ़ लिया। अब ये कहेंगे ना t समय के बाद कितना चार्ज हुआ, ये बताना है। तो t समय के बाद सपोज उस पर q चार्ज था और रेजिस्टेंस r में करंट जो है उस टाइम पे I बह रहा था, तब पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पे कितना होगा, कहिए IR। पोटेंशियल डिफरेंस कंडेंसर पे Q/C, तो सभी को आता है। नाउ यूजिंग द किरचॉफ सेकंड लॉ, सर्किट में जो भाई सेकंड लॉ क्या होता है, आप I इंटू आर मल्टीप्लाई करते थे, तो I इंटू आर मल्टीप्लाई करने से बनता तो विभवांतर ही है। तो टोटल सर्किट का पोटेंशियल बराबर होता है बैटरी के पोटेंशियल के। तो यहाँ जो सर्किट है
उसमें दो जगह पे, जैसे आपने बैटरी यहाँ पे ये जोड़ रखी है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आर में आई आर और कैपेसिटर में, मतलब इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर बराबर किसके होंगे, बैटरी के विभवांतर के। तो आर में कितना विभवांतर, आई आर, और सी में कितना विभवांतर, कहिए सी में क्यू अपॉन सी। तो इन दोनों का सम बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। यही किरचॉफ का सेकंड लॉ है। बट आई होता है डी क्यू ओवर डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आर के बाद आई की जगह पे डी क्यू ओवर डी टी रख देंगे और क्यू अपॉन सी को राइट में ले आएंगे। अब उसके बाद कुछ नहीं करा ख़ास, यहाँ पे डी टी को इधर ले गए और ई माइनस क्यू अपॉन सी को बटे में ले आए। देखते रहिए, कुछ खास काम नहीं हो रहा। ई माइनस क्यू अपॉन सी को z मान लिया है, तो माइनस डी क्यू अपॉन डी सी बराबर डी जेड हो जाएगा। सुनना है बच्चे लोग? तो बस ये करो, माइनस आर सी डी जेड अपॉन जेड बराबर डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये लॉग जेड हो जाएगा, ये टी प्लस ए होगा, और जेड की वैल्यू जो आपने ऊपर मानी थी यहाँ पे डाल दीजिए। इनिशियली जब टी ज़ीरो है तब कोई भी चार्ज नहीं है कैपेसिटर के ऊपर, क्यू ज़ीरो है। सो फ्रॉम टू नहीं, इक्वेशन 2 माइनस आर सी लॉग क्यू को ज़ीरो डाल दें, ई बराबर ए, टी भी ज़ीरो है, तो माइनस आर सी लॉग, अब पुटिंग इन 2, ठीक है, ए की वैल्यू निकाल के वापस ए की वैल्यू जो आ गई है यहाँ डालना है। माइनस आर सी, ये लेफ़्ट साइड तो ऐसे ही रहेगी, ई माइनस क्यू अपॉन सी, सामने टी माइनस ए की जगह पे वैल्यू डाल दी इतना। फिर इसको आप लेफ़्ट में ले जाइए, ये आ गया, दोनों में आर सी कॉमा ले लें तो लॉग ई पहले और ये बाद में, तो लॉग ए अपॉन बी से ये आ जाएगा और सामने टी अपॉन आर सी हो जाएगा। एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग ले लिया आपने। यार जस्ट अ मिनट, फ़ोन बज रहा है। चलिए बजने दीजिए। और हाँ, तो इसको आप सामने ले जाएं एंटी लॉग लेने के बाद, ई माइनस क्यू अपॉन सी, ई के साथ ई की पावर में माइनस, ये ई है यार, माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू अपॉन सी एक तरफ, ई को सामने ले जाइए और कॉमन ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्यू बराबर इतना आ गया। बट सी जो होता है, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है क्यू ज़ीरो, लेट सो फ्रॉम 3, अरे इक्वेशन 3 कॉमा क्यू इज इक्वल टू क्यू ज़ीरो इतना। ये क्या बताता है? ये टी समय के बाद चार्जिंग की अवस्था बताता है कि कितनी होगी। आप कहिए टी गुजर गया इन्फिनिटी, तो इसमें आप रख दीजिए इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी समय गुजरने के बाद क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू ज़ीरो, मतलब चार्ज फुली, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। और जब आप रखेंगे टी बराबर इसमें ज़ीरो, शुरू में रख दीजिए टी ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो 1 होगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो, उस टाइम पे क्यू की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? यहाँ से कहिए ज़ीरो के बराबर आएगी। तो शुरू में चार्ज ज़ीरो है और इन्फिनिटी पे चार्ज क्यू ज़ीरो है। ये इक्वेशन कैपेसिटर पे टी समय के बाद चार्ज की वैल्यू बताती है। फैक्टर आर सी बड़ा ख़ास चीज़ होता है, ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है, और टाइम कांस्टेंट टाउ ऑफ द सर्किट। The part Q0 e की power minus T upon RC represent the transient response. Whenever the first part Q0 represent the whereas the first part कौन है? Q0, ये steady state response करता है। Q0 तो steady state है जो अंत में हो जाएगा इन्फिनिटी पर, और e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ये याद रखिएगा, ये वाला ट्रांजिएंट रिस्पांस कहलाता है, और Q0 स्टडी है। और RC बराबर टाउ को अगर मैं मैं 1 डाल दूँ, 1 नहीं यार, वो गलत छप रहा है, T डालिए T, तो ये e की पावर माइनस 1 पुट RC बराबर ये टाउ, तो ये Q बराबर इतने के बराबर आ जाएगा। तो कितना आ गया? 1 माइनस 1 अपॉन E1, ये इतना सॉल्व करके 0.638 ऑफ Q0, मतलब 63.8% चार्ज हो जाता है। दस टाइम रिस्पॉन्स RC ऑफ द RC सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द चार्ज ऑफ द कंडेंसर रीचेज टू 63.8% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। द रेट ऑफ चार्जिंग और करंट आफ्टर द
टाइम t कितने के बराबर होगा, i बराबर q को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए d/dt। डिफ्रेंशिएट करने पर q0 तो बाहर निकाल लीजिए, 1 का 0 और e की पावर माइनस t/RC और आगे t का 1 तो 1/RC हो जाएगा। दोनों माइनस प्लस कर लीजिए, इतने के बराबर आएगा। तो e की पावर माइनस t/RC हो, ये रहा। q0 की वैल्यू डाल दीजिए। CE हमने शुरू में मानी थी, तो ये हो गया E/R। E/R ही कितने के बराबर है? अरे E तो V पोटेंशियल को बताता है, पोटेंशियल बटे R, इसको I0 बोल दीजिए, जहाँ पे वो मैक्सिमम या इनिशियल रेट ऑफ करंट है, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। तो इट इज़ क्लियर दैट जस्ट अ मिनट, इट इज़ क्लियर दैट जब t बराबर 0 है, शुरू में करंट है मैक्सिमम I बराबर I0, और जब t इन्फिनिटी गुजर चुका है तो I की वैल्यू 0 है। यही उल्टा काम वहाँ हो रहा था, यहाँ पे t बराबर 0 पे I मैक्सिमम है, और मैंने आपको यहाँ बताया था t बराबर इन्फिनिटी पर q की वैल्यू कितने के बराबर है, q0, और शुरू में q कितना है, t बराबर 0 पे q की वैल्यू 0 है। शुरू में चार्ज नहीं होगा तो करंट होगा मैक्सिमम, और लास्ट में जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा इन्फिनिटी पे, तो उस टाइम पे करंट जो है वो आपके 0 के बराबर होता है। द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ चार्ज एंड द करंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। देखिए साहब, ये चार्जिंग की लाइन है ऊपर, ये धीरे धीरे चार्ज मतलब समय के साथ साथ चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी, ये जो कर्व इन्होंने बनाया है, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों है। ये चार्जिंग का कर्व है, जैसे जैसे टाइम आगे को ये देखिए बढ़ रहा है, ये चार्ज होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और कर्व जो है ये ऊपर को बढ़ता चला जाता है। एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन कभी मत खींच देना। तो ये ऊपर को ऐसे बढ़ता है, और ये बढ़ते बढ़ते जब t समय RC के बराबर गुजर चुका होता है, तब अपनी अधिकतम वैल्यू का 63.8% ऑफ Q0 हो जाता है। ये वैल्यू है कब है, जब टाइम यहाँ पे RC के बराबर है, t बराबर है। ऊपर माना नहीं था, जब t बराबर RC बोल देंगे, ये t बराबर RC, टाइम कांस्टेंट RC, t बराबर ये RC बराबर हमने t ले लिया था। इसको वैसे तो टाउ कहते हैं, समय होता है पर्टिकुलर ये, लेकिन वो उतना ही समय जितना समय आपको दिया हुआ है। आपके हमने t समय तक की बात कर रहे थे आर्टिकल सॉल्व करते में, उतने के बराबर ही ले लिया है कि t समय में क्या होगा, कि ये t समय में अपना अधिकतम वैल्यू का मतलब अगर कैपेसिटर की वैल्यू है 10 कूलम्स की, तो उसका 10 कूलम अगर है तो 6.38 कूलम तक उसमें जमा हो चुका होगा उस टाइम पे। बहुत देर के बाद जमा होगा, पूरा 10 का 10 कूलम तो पूरा इन्फिनिटी पे ही होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जमा हो जाता है। तो बस RC की वैल्यू जो भी R और C दिया होता है, मल्टीप्लाई करने पर वो समय निकल आता है सेकंड्स में, तो उतने समय के बाद इतनी वैल्यू होगी। तो देखिए, हम टाइम के इंटरवल पे जब आगे को बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते जब t की वैल्यू RC के प्रोडक्ट के बराबर होगी, तब चार्जिंग की वैल्यू जो है यहाँ पे निशान लगाया, ये कितनी है, ये चार्ज है तो Q, लेकिन ये कितना है, Q0 1 माइनस e की पावर -1, ये है Q0 e की पावर माइनस, और ये कैलकुलेट करके कितनी आ रही थी, e बराबर 2.7 होता है, वो रखने पर 0.638 ऑफ Q0 या 63.8% ऑफ Q0 होगा। ये चार्जिंग के समय पे है। बस आपको अभी यही देखना है, अभी डिस्चार्जिंग की बातें हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे t के साथ ये करंट को भी दिखा दिया है कि शुरू में जब ये है चार्जिंग में, करंट जो होगा वो मैक्सिमम होता है, और धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होती चली जाती है। और यहाँ पे ये जब डिस्चार्जिंग होगी तो ये उल्टी बात है। ये अभी जब हम डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे, और हम अगले वीडियो में करेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो गया है।